नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिक्षमताएं का नेक्स्ट पार्ट जिसमें रिसर्च एथिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम रिसर्च एथिक्स को समझेंगे। रिसर्च एथिक्स का मतलब होता क्या है? रिसर्च एथिक्स जब आप शोध कार्य को कर रहे हैं तो वो क्या हो, सही गलत से संबंधित होता है कि आप अपने रिसर्च में सही कार्य को जोड़ें, ना कि गलत कार्य को। ये क्या अपने आप में ही ये क्या होता है कि आप गलत कार्य को ना करें, आप उस चीज़ को करें जो आप समाज के लिए सही हो, आप अपने थोड़ा नैतिक मूल्यों से भी संबंधित हैं। ठीक, तो इसी को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रिसर्च एथिक्स क्या होता है। तो रिसर्च एथिक्स आपका सही गलत से संबंधित होता है, सही गलत से संबंधित होता है या इसी को राइट रॉन्ग से संबंधित होता है। राइट रॉन्ग से संबंधित होता है। अब जो दूसरा पॉइंट है आपका कि क्या होता है, आप इसका अर्थ समझो। आप क्या होता है, अनुसंधान नैतिकता का अर्थ होता है, या रिसर्च एथिक्स का रिसर्च एथिक्स का अर्थ होता है कि अनुसंधान या रिसर्च करते समय अनुसंधान या इसी को कहेंगे रिसर्च करते समय उन नैतिक सिद्धांतों और नियमों का पालन करें। उन नैतिक सिद्धांतों और नियमों का पालन करना जो यह सुनिश्चित करे कि सुनिश्चित करता है कि जो आप शोध कार्य कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं, निष्पक्षता से कर रहे हैं या पारदर्शिता से कर रहे हैं। ये जो मानवता के सिद्धांत को, मतलब जो सभी समाजों के लिए क्या हो, सही हो, उसके आधार पर कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, रिसर्च एथिक्स कहते हैं। जो कि शोध का कार्य ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित हो, और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित हो, अब समझो आप लोग, रिसर्च एथिक्स मतलब होता क्या है। एथिक्स मतलब सही गलत से संबंधित हो। ठीक, आप जो भी कार्य करो वो निष्पक्षता हो, ईमानदारी हो, उसमें वो आप क्या हो, पारदर्शिता हो, उसी को क्या कहते हैं, रिसर्च एथिक्स है। आपको शुरू से ही, जब आप जन्म से लेके जब तक मृत्यु ना हो जाती तब तक आपको क्या एथिक्स सिखाया जाता है, और आप एथिक्स सीखते रहते हो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ये चीज़ क्या है, एथिक्स है, आपके मोरल वैल्यू है आपके। तो वो क्या कहलाता है, रिसर्च एथिक्स है। अब जब एथिक्स आप समझ गए, अब रिसर्च में उसको फॉलो करेंगे तो रिसर्च में क्या होता है, ध्यान से समझिए। अब एथिक्स मतलब क्या होता है, सही गलत। अब रिसर्च
एथिक्स के साथ क्या लग गया, रिसर्च एथिक्स। अब ध्यान रखो, रिसर्च मतलब क्या, शोध करते समय आप सही गलत को फैसला कर सकें, मतलब कहने का सेंस सही गलत का चुनाव कर सकें। आप हमेशा क्या करें, सही चीज़ का चुनाव करें। ठीक, रिसर्च में क्या करें, जब भी आप रिसर्च करें तो उसमें ईमानदारी हो, निष्पक्षता हो, पारदर्शिता हो, मानवता हो, किस सिद्धांतों पर आधारित हो। ठीक, तो ये चीज़ समझ आ गई रिसर्च एथिक्स से। अब आगे बढ़ते हैं रिसर्च एथिक्स पे ही। रिसर्च एथिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। रिसर्च एथिक्स का उपयोग, रिसर्च एथिक्स या शोध नैतिकता का उपयोग ध्यान रखो आप, रिसर्च एथिक्स का प्रयोग या शोध नैतिकता का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो डेटा कलेक्टिंग में, डेटा कलेक्टिंग, कलेक्शन या डेटा एकत्रीकरण। दूसरा पॉइंट क्या होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस या इसी को क्या कहते हैं, डेटा विश्लेषण, डेटा का विश्लेषण करने में, डेटा विश्लेषण। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, डेटा को इंटरप्रिटेट करना, मतलब व्याख्या करना। उस डेटा जो आप कलेक्ट किए हो या एनालिसिस कर रहे हो, उस डेटा को क्या करो, इंटरप्रिटेट, मतलब उस चीज़ को व्याख्या कर साइज करो। ठीक, तो डेटा इंटरप्रिटेट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन या डेटा की व्याख्या करना, व्याख्या। ठीक, अब ध्यान रखो, जो चौथा पॉइंट है आपका रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। अब ध्यान से समझो, जब आप रिसर्च करो तो उसमें एथिक्स का फॉलो करना चाहिए। ठीक, ये चीज़ समझना, जब आप भी रिसर्च करो तो उसमें डेटा जो कलेक्ट करो वो एथिक्स, वो सही होना चाहिए आपका, जो सभी समाज के लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। ठीक, जो डेटा का एनालिसिस करो वो आप सही से करो, जो आप डेटा को इंटरप्रिटेट या व्याख्या करो उस डेटा का, तो क्या करो, वो भी अच्छे से भावना से करो। ठीक, रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, आप जो भी आप रिसर्च एथिक्स कर रहे हो उसका जो रिपोर्ट दे रहे हो वो आप क्या हो, एथिक्स के आधार पे हो, सभी समाज के कल्याण के आधार पे हो, कि उसमें सभी समाजों का कल्याण हो, अधिक से अधिक कल्याण हो। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं अपने रिसर्च एथिक्स का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। रिसर्च एथिक्स का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, रिसर्च एथिक्स के, रिसर्च एथिक्स या शोध नैतिकता के उद्देश्य, शोध नैतिकता, नैतिक नैतिकता के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य, या इसी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं, जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, प्रतिभागियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करें, प्रतिभागियों की सुरक्षा, जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी सुरक्षा करें, प्रतिभागियों की सुरक्षा, प्रतिभागियों की सुरक्षा और उनकी रक्षा करें, और उनके अधिकारों की रक्षा करें, और उनके अधिकारों की रक्षा करें। अब ध्यान दो, दूसरा पॉइंट क्या है, डेटा की सत्यता और निष्पक्षता बनाए रखें। जो डेटा आप कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी सत्यता हो, प्रमाणित हो और निष्पक्षता हो। ठीक, तो डेटा की सत्यता, डेटा की
सत्यता और निष्पक्षता को बनाए रखना, और निष्पक्षता तक को बनाए रखना, को बनाए रखना। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? वैज्ञानिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति क्या हो? उत्तरदायी हो। वैज्ञानिक जिम्मेदारी वैज्ञानिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति उत्तरदायी हो, और समाज के प्रति उत्तरदायी हो। अब चौथा पॉइंट क्या है? शोध करते समय समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव हो। शोध करते समय शोध करते समय शोध करते समय करते समय उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव हो। सकारात्मक प्रभाव हो। अब जो पांचवा पॉइंट है, शोध में रिस्क या कॉस्ट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। शोध करते समय रिस्क या जो भी कॉस्ट होता है, रिस्क या कॉस्ट है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये आपके क्या है? रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हैं, रिसर्च एथिक्स के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, प्रतिभागियों का आप सुरक्षा करें और क्या करें? उनके अधिकारों की रक्षा करें। फिर जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, उनकी निष्पक्षता को बनाए रखें, सत्यता को बनाए रखें। ठीक, वैज्ञानिक जिम्मेदारी और समाज के प्रति क्या हो? कल्याणकारी हो या उत्तरदायी हो, ताकि समाज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च का क्या हो? फायदा हो समाज को। ठीक, यही चीज़ होता है। शोध करते समय क्या करें? जितना रिस्क को आप कम कर सकें, ठीक, या कॉस्ट को कम कर सकें, उस पर भी क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांत क्या क्या हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, या इसी को क्या कहते हैं? शोध नैतिकता के सिद्धांत। शोध नैतिकता के सिद्धांत, शोध नैतिकता के सिद्धांत। अब ध्यान दो, शोध नैतिकता के सिद्धांत में क्या क्या आते हैं। तो जो पहला आपका है, हॉनेस्टी। आप में क्या होना चाहिए? हॉनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी, सच्चाई और झूठ से परहेज करना चाहिए। ठीक, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए। तो रिसर्च, प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स में क्या होता है कि ईमानदारी से आप क्या करें? कोई रिसर्च करें। ठीक, तो पहला आपका पॉइंट क्या है? रिसर्च मतलब हॉनेस्टी, या इसको क्या कहेंगे? ईमानदारी। अब ध्यान रखो, दूसरा पॉइंट आपके क्या होने चाहिए? इंटीग्रिटी होना चाहिए, जिसे नैतिकता कहते हैं। सही बात पे क्या करें? आप डटे रहें, धोखा न दें। आप क्या कहते हैं? वफादारी, इंटीग्रिटी। जिसे क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठा।
निष्ठा। अब ध्यान दो, जो तीसरा पॉइंट आपका है यहाँ पे सत्यनिष्ठा के साथ साथ क्या करूँ, वफादारी। अब ध्यान रखो, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, टीविटी, या इसी को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, ध्यान रखें, वस्तुनिष्ठता में क्या होता है, व्यक्तिगत भावनाओं को रिसर्च में शामिल नहीं करना है कि हम अपने विचार उसमें रिसर्च में क्या करें, शामिल कर दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक। जो चौथा पॉइंट आपका है, इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट, या इसी को क्या कहते हैं, सूचित सहमति। सूचित सहमति। अब ध्यान रखो, सूचित सहमति क्या होता है। जो सूचित सहमति ये होता है, प्रतिभागी से पूरी जानकारी लेकर अनुमति लेना। पूरी जानकारी, मान लो आप रिसर्च करने जा रहे हो, तो जो आपका प्रतिभागी होगा, जो पार्टिसिपेंट होगा आपका, उससे क्या करो, आप पूरी जानकारी अपने रिसर्च का दोगे, फिर उससे क्या करोगे, अनुमति लोगे। क्या हम मतलब आपको प्रतिभागी बना सकते हैं, या क्या ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ होती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति। जो पांचवा पॉइंट है आपका, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन या रेस्पोंडेंट। रेस्पेक्ट फॉर पर्सन, या इसी को क्या कहेंगे, रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट, या प्रतिभागी का सम्मान करना, या प्रतिभागी या भागीदारी का सम्मान करना। प्रतिभागी का सम्मान करना। अब ध्यान रखो, इसको समझो आप। प्रतिभागी का, उन जो भी प्रतिभागी बताएगा आपको, जो भी शोधकर्ता को प्रतिभागी बताएगा, उनके विचार और अधिकारों का क्या करना, आदर करना। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई। अब आते हैं अपने छठवें पॉइंट पे। छठवें पॉइंट पे क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। क्या, बेनिफिशियंस होना चाहिए या हितकारी होना चाहिए। जो आप रिसर्च कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, बेनिफिशियंस होना चाहिए। बेनिफिशियंस या हितकारी होना चाहिए। हितकारी होना। अब ध्यान रखो, रिसर्च में प्रतिभागियों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, बेनिफिशियंस। जो आपका सातवां पॉइंट है, नॉन मेलेफिशियंस। नॉन मेलेफिशियंस, मेलेफिशियंस, या इसी को क्या कहते हैं, हानि न पहुंचाना। हानि न पहुंचाना। अब ध्यान से समझो, हानि न पहुंचाने का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि रिसर्च में किसी को कोई नुकसान, समझो आप कि होता क्या है कि आप किसी को शारीरिक नुकसान ना पहुंचाओ या किसी को मानसिक दबाव ना करो। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, नॉन मेलेफिशियंस या हानि न पहुंचाना। ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आठवां, अब इसे समझो आप, कॉन्फिडेंटली होने चाहिए, गोपनीय होने चाहिए। कॉन्फिडेंटिलिटी, कॉन्फिडेंटियलिटी, या इसी को क्या कहते हैं, गोपनीय होने चाहिए। गोपनीयता। अब कोई रिसर्चर मतलब रेस्पोंडेंट आपको कोई जानकारी बता रहा है, तो उस जानकारी को आप क्या करो, गोपनीय रखो। ठीक, प्रतिभागियों की निजी जानकारी को क्या करो, गोपनीय रखो। इसी को क्या कहते हैं, गोपनीयता कहते हैं। गोपनीय मतलब गुप्त बात है, एकदम छुपा के रखो उसको। ये चीज़ समझना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान बनते हैं, ये आपके फ्री के नंबर होंगे। अगर क्वेश्चन आपके बन गए यहाँ से, तो जो आपके ध्यान रखना, ऑप्शन आपके जो पॉजिटिव होंगे उसको आप ऑप्शन में टिक करना, जो निगेटिव होंगे उसको आप छोड़ देना, मतलब वो गलत होंगे। ठीक, ये चीज़ होना है। हानि न पहुँचाना एक क्या होता है, एक पॉजिटिव चीज़ है। ध्यान रखो, किसी को हानि न पहुँचाओ। आप यही सोचेंगे ना, आपके मन अंतरात्मा क्या होगी,
आपकी अंतरात्मा क्या करेगी कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप शुरू से अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको आपको खुद पता चलता है कि क्या अच्छा ऑप्शन है, क्या गलत ऑप्शन है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओपननेस होना चाहिए। ओपननेस, ओपननेस या इसी को क्या कहते हैं, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी या इसी को क्या कहते हैं, पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब सभी को क्या हो, अच्छे से दिखाई दे। अब ध्यान रखो, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, शोध प्रक्रिया में क्या हो, स्पष्ट हो और सभी के लिए खुला रखना। शोध जो आप रिसर्च स्टेप पर मतलब कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, तो उसको क्या हो, वो पारदर्शी हो, मतलब सभी के लिए क्या हो, दिखाई दे कि आप क्या क्या किए हो, क्या क्या नहीं किए हो। आप कोई चीज़ रिसर्च में क्या हो, छुपा ना हो। ठीक, कहने का सेंस, जो जानकारी प्रतिभागी को वो छुपा होना चाहिए, कहने उसकी गुप्त जानकारी, ताकि वो जो जानकारी दिया हो, जो सेंसिटिव बातें हों, वो क्या को उससे नाम अपना छुपाना चाहता हो तो क्या कहते हैं, उसे गोपनीय रखना है। तो ध्यान रखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन डिस्क्रिमिनेंट। नॉन डिस्क्रिमिनेंट या इसी को क्या कहते हैं, भेदभाव न करना, किसी के साथ भेदभाव न करना। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, भेदभाव। ठीक, भेदभाव न करना। अब ध्यान से समझो, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पे, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पे क्या करना, भेदभाव न करना या अलगाव न करना किसी व्यक्ति के साथ। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 11 पे। 11 पे क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। अब ध्यान रखो, सभी के साथ है समान न्याय और उचित व्यवहार करना चाहिए। जो शोधकर्ता हो क्या हो, अपने प्रतिभागी के साथ क्या हो, समान व्यवहार करे, उचित व्यवहार करे। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, जस्टिस। अब जो क्या होना चाहिए, जो 12वां पॉइंट है आपका, 12 नंबर का जो पॉइंट है, केयरफुलनेस होना चाहिए एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। केयरफुलनेस एंड रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या इसी को क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक कार्य करना और दूसरों के विचारों का सम्मान करना। ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक कार्य करना और दूसरों के विचारों और रचनाओं का सम्मान करना। दूसरों के विचारों का, विचारों और रचनाओं का सम्मान करना, रचनाओं का सम्मान करना, सम्मान करना। अब ध्यान रखो आप लोग, जो अब नेक्स्ट टॉपिक आप, इसमें एक और पॉइंट आप लोग देख लो, स्वैच्छिक भागीदारी मतलब वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। अब ध्यान रखो, इसी को स्वैच्छिक भागीदारी कहते हैं। स्वैच्छिक भागीदारी। अब इस चीज़ को समझो आप लोग, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से क्या करना, भागी उसमें पार्टिसिपेट करना। किसी को जबरदस्ती शोध में शामिल ना करो। अगर उस पार्टिसिपेंट को, अगर आप क्या करो, उस पार्टिसिपेंट को अपनी इच्छा के अनुसार बताना है कोई चीज़ तो बताए, उसे उस शोध में शामिल हो। ठीक, लेकिन आप जबरदस्ती उसको शामिल ना करो। क्या यही क्या कहलाता है, रिसर्च एथिक्स कहलाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अप्रोच है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या हो कि रिसर्च एथिक्स अप्रोच, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, रिसर्च एथिक्स
अप्रोच, अप्रोच या अप्रोचेस या इसी को क्या कहते हैं, शोध नैतिकता के दृष्टिकोण, शोध नैतिकता के दृष्टिकोण, नैतिकता के दृष्टिकोण। अब जो इसमें पहला है आपका दृष्टिकोण, जो पहला दृष्टिकोण है डियोंटोलॉजिकल अप्रोच या इसी को क्या कहते हैं, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण या कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच या इसी को क्या कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ या धर्म शास्त्रीय अप्रोच दृष्टिकोण, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ दृष्टिकोण। अब ध्यान से इसको समझना आप लोग, क्या होना चाहिए, यह दृष्टिकोण क्या कहता है, शोधकर्ता को नैतिक सिद्धांतों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब एक एग्जाम्पल से आप समझो, अगर मान लो आप रिसर्च करने गए, ठीक, आप प्रतिभागी से कोई अनुमति ना लो, आप उससे जानकारी लेना शुरू कर दो, तो आपका शोध कितना भी अच्छा हो, मतलब आप रिसर्च कितना भी बेहतर किए हो, वो क्या किया जाएगा, अनैतिक माना जाएगा, क्योंकि आप नैतिकता में ही पढ़े। कोई पार्टिसिपेंट आपका हो उससे अनुमति जरूर लेने कि आप क्या मेरे आप शोध के लिए प्रतिभागी बनेंगे कि नहीं। तो अगर प्रतिभागी अनुमति ले लेते हैं, अगर वो अनुमति दे भी देते हैं, तो क्या होगा, ये आपका रिसर्च जो होगा वो बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर वो अनुमति नहीं देते हैं तो क्या होगा, कितना भी आप बेहतर रिसर्च किए रहो, वो क्या माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा। तो पहला जो आपका डियोंटोलॉजिकल अप्रोच कहता है, यहाँ पे लिखते हैं, यह दृष्टिकोण कहता है कि, यह दृष्टिकोण कहता है कि कोण कहता है कि शोधकर्ता को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, शोधकर्ता को नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम आपका क्या हो, कुछ भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब ध्यान रखो, यहाँ पे उदाहरण क्या लिया गया था, प्रतिभागी से अनुमति नहीं ली गई तो शोध कितना भी अच्छा वो अनैतिक माना जाएगा। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जो उदाहरण है आपका, अब ध्यान रखो, अगर प्रतिभागी की अनुमति नहीं ली गई, अगर प्रतिभागी की अनुमति नहीं ली गई, अनुमति नहीं ली गई, तो चाहे शोध कितना भी अच्छा हो, तो चाहे शोध कितना भी अच्छा हो, वह अनैतिक ही माना जाएगा, वह अनैतिक ही माना जाएगा। अब ध्यान देते हैं, जो दूसरा अप्रोच है इसका, जो दूसरा अप्रोच है आपका यूटिलिटेरियन अप्रोच या उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यूटिलिटेरियन अप्रोच या इसको क्या कहते हैं, उपयोगितावादी दृष्टिकोण, उपयोगितावादी
वादी दृष्टिकोण। अब इस चीज़ को समझो, उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या होता है। इसमें क्या होता है, आप जो शोध किए हों वो नैतिक तभी माना जाएगा, जो आप रिसर्च किए हों वो नैतिक तब माना जाएगा, वो तभी माना जाएगा नैतिक जब क्या हो, वो अधिकांश लोगों के लिए, सभी समाजों के लिए, सभी समाजों में अधिकांश लोगों के लिए क्या हो, सभी समाजों के अधिकांश लोगों के लिए क्या हो, लाभकारी हो, कल्याणकारी हो, उस तब ये क्या हो, उपयोगितावादी दृष्टिकोण इसको कहते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं, इस दृष्टिकोण में इस दृष्टिकोण में इस दृष्टिकोण में शोध को नैतिक तभी माना जाता है, शोध को नैतिक तभी माना जाता है तभी माना जाता है जब उसका अधिकांश, जब रिसर्च का अधिकांश जो होता है वो लोगों के लिए लाभ हो, जब उसका अधिकांश भाग क्या लोगों के लिए लाभ हो, जब उसका अधिकांश लोगों के लिए लाभकारी हो, अधिकांश लोगों के लिए अधिकांश लोगों के लिए लाभकारी और कल्याणकारी हो, या कल्याणकारी हो। अब यहाँ पे समझते हैं तीसरा अप्रोच है, इसके उदाहरण भी समझ लेते हैं यहीं पे। अगर किसी शोध से समाज को बहुत बड़ा लाभ होता है और थोड़ी असुविधा को नैतिक रूप से क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, ध्यान रखना, अगर समाज के अधिकांश भागों को लाभ हो रहा है और थोड़े से क्या हो रहा है, थोड़े से समाज को उसके हानिकारक इम्पैक्ट हो रहा है, तो भी क्या किया जाएगा, नैतिक माना जाता है, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण, अगर किसी शोध से समाज को बहुत बड़ा लाभ होता है, तो बहुत बड़ा लाभ होता है तो थोड़ी सी असुविधा को नैतिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। मान लो आप समाज में मान लो समाज में 100 लोग हैं जिसमें से 90 लोगों को लाभ हो रहा है, तो 10 लोगों को हानिकारक हो रही है, तो भी क्या किया जाएगा, नैतिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। जैसे आप चुनाव भी देखते हो, चुनाव अब मान लो सबको तो 100% वोट मिलता नहीं है, क्योंकि जब 100% वोट मिलेगा तो वो तो अपने आप में विजयी हो जाएंगे, लेकिन मान लो 10 लोग आप मतलब यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा ना करके आप समझो कोई वो प्रतिभागी ए है और कोई प्रतिभागी बी है, ठीक, तो प्रतिभागी ए को मान लो 60 वोट मिले और प्रतिभागी बी को 40 वोट मिले, तो प्रतिभागी ए को ही क्या माना जाएगा, विजेता माना जाएगा। उसी तरह समाज में क्या हो, अधिकांश लोगों के लिए लाभ हो और थोड़े से लोगों के लिए हानि हो, तो भी क्या किया जाएगा, नैतिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होती है वहाँ पे, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना, समाज को बहुत बड़े हिस्से को लाभ हो तो थोड़ी सी असुविधा को थोड़ी असुविधा को नैतिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है, नैतिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है, तीसरा अप्रोच, ध्यान रखना, जो नेक्स्ट अप्रोच आपका है वर्चू एथिक्स अप्रोच या गुण आधारित दृष्टिकोण। वर्चू
एथिक्स अप्रोच, या इसी को क्या कहते हैं, गुण आधारित अप्रोच, गुण आधारित दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ता के मतलब शोधकर्ता के अंदर खुद क्या हो, नैतिक गुणों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक ना। जैसे कोई आप रिसर्चर हो, रिसर्चर मान लो आप किसी गांव में रिसर्चर बन के गए, तो आपके अंदर मतलब एथिक्स ना हो, मतलब आपके अंदर ईमानदारी ना हो, सहानुभूति ना हो, करुणा ना हो, तो आप रिसर्च कितना भी करें वो आपका गलत ही होगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपके अंदर रिसर्चर के अंदर क्या हो, ईमानदारी हो, सहानुभूति हो, करुणा हो, ईमानदारी हो, ठीक ना, वस्तुनिष्ठता हो, ठीक, ये क्या होता है, ये आपका रिसर्च एथिक्स होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ को क्या कहते हैं, गुण आधारित दृष्टिकोण। अब चीज समझो इसमें 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 शोधकर्ता के नैतिक गुणों पर ध्यान दिया जाता है, शोधकर्ता के नैतिक गुणों पर ध्यान दिया जाता है, नैतिक गुणों पर ध्यान दिया जाता है, दिया जाता है। अब इस चीज को समझो आप, एक शोधकर्ता प्रतिभागी के साथ सहानुभूति मतलब एक अच्छे से एक अच्छे भाव से आप पेश आते हैं, तो केवल वही शोध क्या हो, मानव गरिमा के अनुकूल होता है, या उसको शोध को बनाए रखता है, या रिसर्च एथिक्स को बनाए रखता है, ठीक ना। अगर आप पार्टिसिपेंट के साथ गलत बिहेवियर के साथ मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्या होगा, वो रिसर्च एथिक्स नहीं माना जाएगा, ठीक ना। तो बात है हम जो नेक्स्ट अप्रोच आपका चौथा, जो चौथा आपका अप्रोच है राइट बेस्ड अप्रोच, राइट्स बेस्ड अप्रोच, बेस्ड अप्रोच, या इसी को क्या कहते हैं, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, अधिकार आधारित अधिकार आधारित दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। अब इस चीज को समझो, इसमें क्या किया जाता है, व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा की जाती है। जैसे प्रतिभागी का यह अधिकार है कि वो शोध में भाग ले या न ले, कोई भी जानकारी उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित ना हो, जो क्या हो उसकी क्या हो, अधिकार है, ठीक ना। अब मान लो कोई ऐसा सेंसिटिव बात बता दिया प्रतिभागी, तो क्या हो, वो बोल रहा प्रकाशित हो लेकिन मेरा नाम गोपनीय हो, ठीक, तो ये चीज़ क्या है, उसके अधिकार हैं, ठीक ना। आप उससे मतलब आप प्रतिभागी से क्या करो, उसकी अनुमति लो, वो भी क्या है, उसके अधिकार हैं प्रतिभागी। अब ये भी चीज़ होना चाहिए, प्रतिभागी क्या करे, जो शोधकर्ता होता है वो अपने रिसर्च के उद्देश्य को बताए कि उद्देश्य कैसे क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे, मतलब ये चीज़ होना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है ये रिसर्च, तो उस ये क्या पार्टिसिपेंट के अधिकार हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इस दृष्टिकोण में, इस दृष्टिकोण में, इस दृष्टिकोण में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की प्राथमिकता होती है, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, को प्राथमिकता दी जाती है। अब जो पांचवा आपका अप्रोच है जस्टिस बेस्ड अप्रोच, जस्टिस बेस्ड अप्रोच, इसी को क्या कहते हैं, जस्टिस बेस्ड, न्याय आधारित दृष्टिकोण, न्याय आधारित दृष्टिकोण,
दृष्टिकोण। अब ध्यान दो इसमें क्या होता है। इसमें यह दृष्टिकोण क्या बताता है, समानता और निष्पक्षता पर आधारित हो। यह दृष्टिकोण समानता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं। समानता और निष्पक्षता पर आधारित होती है, पर आधारित होती है। अब ध्यान दो इसमें होता क्या है कि अनुसंधान में सभी समूहों का क्या करो, समान रूप से सम्मान करो। ठीक, जैसे चाहे लिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो आदि के आधार पर क्या करो, आप भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट उसके साथ ना करो। समझो आप है, अब मान लो कोई पार्टिसिपेंट हो या स्त्री हो आपका पार्टिसिपेंट, तो उसके साथ भी भेदभाव ना करो। आपका पुरुष अगर पार्टिसिपेंट है उसके साथ भी भेदभाव ना करो। चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे मध्यम जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो, ठीक, उसके साथ भेदभाव ना करो। ठीक ना, वर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनी हो, क्या करो उसके साथ भी एक इक्वल व्यवहार करो। ठीक ना, ये चीज़ होता है जस्टिस बेस्ड अप्रोच। अब आते हैं अपने 6th पॉइंट पे, एथिकल। जो आपका 6 नंबर अप्रोच है, एथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच। एथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच, या इसी को क्या कहते हैं, आपका नैतिक संदेहवाद दृष्टिकोण। नैतिक संशयवाद या संदेहवाद, नैतिक संदेहवाद या संशयवाद। दृष्टिकोण अब इस चीज़ में ध्यान दो कि होता क्या है इसका मतलब। एथिकल स्केप्टिसिज्म ये क्या होता है, सापेक्षवाद पर आधारित होता है, मतलब सर्वधर्म समभाव होता है। यह क्या होता है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान रक्षा करना, समान भाव से देखना। सर्वधर्म समभाव ये क्या होता है, रिलेटिविज्म या सापेक्षवाद पे आधारित होता है। अब इस चीज़ को अभी समझाते हैं, रिलेटिविज्म क्या होता है। रिलेटिविज्म या सापेक्षवाद पर आधारित होता है, आधारित होता है। अब ये ध्यान रखो, कोई वस्तु एक कल्चर के लिए सही हो, कोई एक चीज़, उदाहरण के तौर पे आप समझना, यहाँ पे एक उदाहरण नहीं, यहाँ पे लिखो कि कोई वस्तु एक संस्कृति के लिए सही है, कोई वस्तु किसी एक कल्चर के लिए, किसी एक संस्कृति के लिए, किसी एक संस्कृति के लिए सही होता है, तो वही दूसरी संस्कृति के लिए, वही चीज, वही वस्तु दूसरी संस्कृति के लिए गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब आप समझो, अब होता क्या है कि जो ईसाई होते हैं वो क्या कहते हैं, पैसे कमाओ, मतलब उनका धर्म क्या कहता है, पैसे कमाओ, आप सम्मान करो हर एक चीज़ का, ठीक। लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है, आप मोक्ष को पाने के लिए क्या करो, सभी चीज़ों का त्याग कर दो, ठीक। तो आप में ये क्या होता है, सब चीज़ को, मोह माया को त्याग करो, तो आप हिंदू धर्म के लिए, लेकिन आपके लिए ये सही है। लेकिन यही धर्म क्या बोलता है, ईसाई जो मिशनरी होते हैं, जो भी वो होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कमाने के लिए पैसों पे जोर देते हैं। उनका धर्म क्या करता है, पैसों पे जोर देता है। इसीलिए आज वो पूंजीवादी देश है। आज हमारा देश क्या है,
हम हर एक चीज़ को त्यागने की बात करते हैं कि हम हर एक चीज़ को त्याग दें, मोह माया को छोड़ दें। तो ये क्या है, आपकी संस्कृति के लिए आपकी बात सही है और वहाँ के संस्कृति के लिए उनकी बात वो पैसों के लिए सही है। ठीक, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म। अगर कोई बात है मेरी परिस्थिति के अनुसार सही है, वो टाइम सेंस आप समझिए। अब इसके एक एग्जाम्पल समझो आप। अब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझो आप। मान लो अब क्या होता है, एक पुरुष के साथ कई स्त्रियां रह सकती, या कई समाजों के लिए सही भी हो सकता है और कई समाजों के लिए गलत भी हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, रिलेटिविज्म। आप एक कल्चर में उस चीज़ सही हो सकता है। तो जैसे एक पुरुष के साथ कई पत्नियां हो सकती, या कई पत्नियों के साथ एक पुरुष हो सकता है। तो कई समाजों के लिए, पश्चिमी समाजों के लिए क्या हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन भारत में क्या हो सकता है, यह आपका गलत माना गया है। ठीक, तो यह चीज़ क्या कहलाता है, रिलेटिविज्म या सापेक्षवाद। या इसी को क्या कहते हैं, एक संस्कृति के लिए सही होगा तो दूसरी संस्कृति के लिए क्या वही बात होगा, गलत हो सकता है। तो यह टाइम सेंस भी होता है, ठीक ना। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट रिसर्च एथिक्स के 4 बुनियादी स्तंभ पे आते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, रिसर्च एथिक्स के 4 बुनियादी स्तंभ। रिसर्च एथिक्स के 4 बुनियादी स्तंभ। 4 बुनियादी स्तंभ मतलब ये किस पे टिका है सबसे ज़्यादा। तो ध्यान रखो, पहला आपके अंदर हॉनेस्टी होनी चाहिए या ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा आपका जो रिसर्च हो वो एक्यूरेट हो। तीसरा आपका जो आपका स्तंभ है वो आपका क्या, ऑब्जेक्टिविटी हो, वस्तुनिष्ठ हो। चौथा आपका जो मतलब वो है स्तंभ, वो एफिशिएंसी या दक्षता, आप कितने एफिशिएंट हो कि आप किसी रिसर्च को या नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ों को लिखते हैं हम। पहला आपका हॉनेस्टी, या इसी को क्या कहते हैं, ईमानदारी। ईमानदारी। जो दूसरा पॉइंट आपका है वो क्या है, एक्यूरेसी, या इसी को क्या कहते हैं, सटीकता, एक्यूरेट, सटीकता। या इसी को क्या कहते हैं, शुद्धता। अब आते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा स्तंभ है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, या इसी को क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। जो चौथा पॉइंट आपका है, आपका एफिशिएंसी होता है, या क्या होता है, दक्षता। एफिशिएंसी मतलब कहने का सेंस, आप कितने एफिशिएंट, आप कितने दक्ष होकर आप किसी काम को करते हैं। एफिशिएंसी या दक्षता। ये हो गया आपके 4 बुनियादी स्तंभ या रिसर्च एथिक्स के 4 बुनियादी स्तंभ, ठीक। जो रिसर्च एथिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है, मेन स्टेक होल्डर इन रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान नैतिकता के मुख्य हितधारक कौन कौन है। तो यहां पे लिखते हैं मेन स्टेक होल्डर इन रिसर्च एथिक्स। एथिक्स, या इसी को क्या कहते हैं, शोध नैतिकता के मुख्य हितधारक। शोध नैतिकता के मुख्य हितधारक। पहले हम स्टेक होल्डर को समझ लेते हैं ताकि हमको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ जाए। समझो आप, स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है। स्टेक होल्डर का मतलब वो होता है वो लोग या संगठन जो किसी शोध से जुड़े होते हैं, यानी जिन पर शोध का असर पड़ता है या शोध में कोई भूमिका निभाते हैं। मतलब आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हो तो आप क्या हो, स्टेक होल्डर हो। जो आपका पार्टिसिपेंट हो वो भी आपका रिसर्च होल्डर मतलब स्टेक होल्डर है। मतलब जितने भी लोग उस शोध से जुड़े हैं वो क्या है, वो स्टेक होल्डर हैं, ठीक ना। तो शोध से जुड़े सभी लोग, या चाहे वो शोध कर रहे हैं या उस पर असर हो रहा है, वो सभी लोग क्या हो, स्टेक होल्डर कहलाते हैं, ठीक। यहाँ पे स्टेक होल्डर को सबसे पहले लिख लेते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है, ताकि आपको क्या हो, एक टॉपिक समझ आ जाए। स्टेक होल्डर या हितधारक। स्टेक होल्डर या हितधारक
ये कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्या कर रहे हैं, आपको लिखवा दे रहे हैं। हितधारक, शोध से जुड़े, शोध से जुड़े सभी लोग चाहे वो शोध कर रहे हों, चाहे वो शोध कर रहे हों, शोध कर रहे हों, या उस पर शोध का असर पड़ा, या उन पर शोध का असर पड़ रहा हो, या उन पर शोध का असर हो रहा हो, उन पर शोध का असर हो रहा हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर कहते हैं। वो सभी स्टेक होल्डर हैं, वो सभी स्टेक होल्डर हैं, होल्डर हैं। अब इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं? तो जो पहला है आपका स्टेक होल्डर, वो आपका शोधकर्ता खुद है। पहला आपका स्टेक होल्डर कौन है? रिसर्चर या शोधकर्ता। जो शोध करने वाला व्यक्ति होता है उसी को क्या कहते हैं, शोधकर्ता कहते हैं। तो रिसर्चर उसको कहते हैं, शोधकर्ता। जो आपका दूसरा स्टेक होल्डर है आपका पार्टिसिपेंट है, कि जो आपका शोध के लिए पार्टिसिपेंट हो वो भी क्या उस शोध से जुड़ा है, तो पार्टिसिपेंट या प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट या प्रतिभागी। अब जो तीसरा आपका पॉइंट है इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वो भी आपसे जुड़ा होता है रिसर्च से। जो तीसरा आपका है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन या संस्थान। ठीक। अब जो चौथा पॉइंट है आपका रिसर्च एथिक्स कमिटी, मतलब एथिक्स कमिटी, एथिक्स कमिटी, या इसी को क्या कहते हैं, नैतिक समिति, नैतिक समिति। अब जो चौथा आपका पांचवा पॉइंट है आपका फंडिंग एजेंसी, वित्तदाता। फंडिंग, जो आपको फंड कर रही है रिसर्च करने के लिए, वो फंडिंग एजेंसी भी होती है। फंडिंग एजेंसी या वित्तदाता, वो भी क्या स्टेक होल्डर है। अब जो आपका छठवां पॉइंट है आपका पब्लिशर या जनरल, पब्लिशर या जनरल, पब्लिशर या इसी को क्या कहते हैं, जनरल, या हिंदी में प्रकाशक। वो भी आपका क्या स्टेक होल्डर है। जो आपका सातवां पॉइंट है वो सोसाइटी है, सोसाइटी या समाज होता है। यह भी क्या होता है, आपके रिसर्च से जुड़ा होता है। तो भी क्या होता है, रिसर्च स्टेक होल्डर, रिसर्च एथिक्स का स्टेक होल्डर। जो आपका आठवां स्टेक होल्डर है वो विश्वविद्यालय भी हो सकता है। तो विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, या इसी को क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय। ये भी क्या आपका एक स्टेक होल्डर है। जो आपका नौवां है आपका क्या रेगुलेटरी बॉडी, नियामक निकाय होता है। रेगुलेटरी बॉडी या नियामक निकाय, नियामक निकाय, ये भी क्या आपका स्टेक होल्डर है। तो आज हम रिसर्च एथिक्स का कुछ चीज़ों को समझें। इसमें कुछ टॉपिक अभी बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज पढ़ाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।